नमस्कार, अभिनंदन, आभार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पाथ ऑफ पॉजिटिविटी पर, which is a noble initiative taken by Mrs. Imangi Sinha, founder of Arjun Foundation, and Dr. Gyaneshwar Mule, founder of Moment of Positivity. आज का हमारा ये शो खास होने के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण भी है, because today we are going to talk about something which is taken highly for granted by our society. हम बात करने जा रहे हैं पर्यावरण, एनवायरनमेंट के बारे में। एंड फॉर दिस वी हैव अमंगस्ट अस अ कमिटेड एनवायरमेंटलिस्ट मिस्टर कार्तिक सापरे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ नर्मदा समग्र न्यास, भोपाल, एमपी, मध्य प्रदेश। नमस्कार सर। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सभी को नमस्कार। जी सर, हाउ आर यू? सभी को नमस्कार। आई एम फाइन। आई होप आप लोग भी सब ठीक हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम ठीक हैं। So sir, I would like to begin with the most basic question, that is, what was the moment which inspired you, or we can say grabbed your eyes towards environment, which we are 24/7 surrounded by and still gets overlooked so easily? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब इसके लिए आंसर देना बड़ा टिपिकल है, बिकॉज सी कई सारे सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस लाइफ में ऐसे होते हैं, कपल ऑफ थिंग्स आर डेस्टिन्ड टू बी। सो आई फ्रैंकली से कि एनवायरनमेंट एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी ऐसा मुझे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था। आई वॉज वर्किंग इन अ कंपनी, आई यूज्ड टू फील अबाउट द पीपल वर्किंग और देयर, द लेबर्स, द अदर कलीग्स, कि हम किस तरह की सिचुएशंस में, जैसे स्टील एंड पावर प्लांट जो होते हैं, तो उनके वर्किंग सिचुएशंस, कंडीशंस बहुत टिपिकल होते हैं। ऐसे सिचुएशंस में जहां आप 100 फीट 300 फीट पे 2000 डिग्री सेल्सियस के मेटल के साथ काम कर रहे हैं, तो बड़े अलग अलग तरह के कंडीशंस आपके सामने आती हैं और हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। यही करते करते जब मैं अनिल जी के साथ ज्वाइन किया, मैंने पार्लियामेंट में उनके साथ में काम देखा। आई गॉट टू सी दी वर्किंग ऑफ द सिस्टम, द गवर्नमेंट, कैसे देश में चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है, पार्लियामेंट में क्या फंक्शनिंग है, सांसद किस तरह के काम करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Then he was working for a noble cause, Narmada Samagra. This is an initiative founded by Anil Madhav Dave जी, और उनका नर्मदा के प्रति एक अलग ही कनेक्शन, एक अलग ही लगाव था। He asked me कि कैसे फील्ड में चीज़ें हो रही हैं। We have been to Delhi, आप पार्लियामेंट का भी देखते हैं, सारे काम देखते हैं, एक बार फील्ड में भी आपको कुछ चीज़ें और देखना चाहिए। मैं जब टूर पे गया, मैंने बहुत सारे लोकेशंस इंटीरियर में, नर्मदा के किनारे, कुछ अलग अलग लोकेशंस देखने का मुझे मौका मिला, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। वो दिन था जब मुझे महसूस हुआ कि मैं जब फील कर रहा था और उसमें भारत में भी 2-3 भारत हैं, कहीं इंडिया है, कहीं भारत है, कहीं कुछ है, और लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, या हम जो शायद, मैं इंदौर में पला बड़ा, आगे बढ़ा, दिल्ली तक चला गया। एक व्यक्ति के जीवन में दिल्ली तक, भारत की राजधानी तक पहुंचना, और वो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसमें अलग अलग तरह का लाइफस्टाइल, और जब आप भारत में अलग अलग स्थानों पे जाते हैं तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है जो शायद वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होता होगा। हमें लगता है कि इंडिया में बहुत कुछ अच्छा हो गया है, भारत में चीज़ें बदल गई हैं, डेफिनेटली बदल गई हैं, लेकिन कुछ स्थान अभी भी ऐसे हैं, लोकेशंस अभी भी ऐसी हैं जहाँ बेसिक चीज़ें भी अभी तक ठीक से नहीं बदली हैं। तो वो सिचुएशन की आज से 12-13 साल पहले जब मैंने देखा, तो मुझे फील हुआ कि आई शुड वर्क, और ये सब नहीं है जो मैं देखता हूँ, ये दुनिया में वो नहीं है। आई शुड वर्क फॉर अ कॉज, और ये मैं शुरुआत से चाहता था। माई फादर ऑल्सो इंसिस्टेड मी, और जब मैंने अनिल जी से कहा तो उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारा प्रारब्ध है, ये तो तुम्हारी नियति है, मैं तो केवल कारण हूँ इन चीज़ों के लिए। नर्मदा से तुम्हारा संपर्क अपने आप पुराना है, मैं तो केवल कारण मात्र। सो दैट वाज द डे। उसके बाद से मैं तब से ही धीरे धीरे इन सब सोशल एक्टिविटीज़ में, कॉज में एंटर होता गया। जैसे जैसे गया तो उसमें ध्यान में आया कि बेसिक जो है वो नेचर है, एनवायरनमेंट से ही हम लोग सराउंडेड हैं, जैसा आपने कहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, और हम एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर नहीं है, हम उसको उस तरह से नहीं देखते। सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन इट, एंड आज भी मैं धीरे धीरे अभी सीख ही रहा हूँ, कर ही रहा हूँ। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड।
बिल्कुल सर। सर आपने लास्ट में एक लाइन बोली कि हम एनवायरनमेंट को उस तरह से नहीं देखते। आपका इसको लेकर क्या ओपिनियन है सर कि हम एनवायरनमेंट को इतना फॉर ग्रांटेड लेके क्यों चलते हैं? व्हाट आर योर पर्सनल थॉट्स अबाउट इट? सी इट डिपेंड्स, जैसा कि मैं यूँ कहूँ कि हमारे यहाँ पे जो संस्कृति है या भारत में जो ऋषि हैं, उन्होंने पर्यावरण संतुलन के सूत्रों को ध्यान में रखकर समाज में नदियों, पहाड़ों, जंगलों को, पशु-पक्षियों सहित अन्य जो इस तरह के संसार में चीज़ें हैं, उनको देखने का और सह-अस्तित्व का एक अवधारणा का विकास किया। उसे देखने की एक दृष्टि दी। लेकिन समय के साथ-साथ चाहे वो पाषाण में हो, इसमें जीवन में भी देखने का मंत्र दिया गया था। पर ऐसे प्रयत्नों के कारण जहाँ भारत में प्रकृति को समझने और उसके व्यवहार को मतलब व्यवहार उसके साथ व्यवहार करने की जो आदान-प्रदान जो हमारा नेचर के साथ में, उसका जो भाव था, वो धीरे-धीरे चेंज होने लगा। ऐसी परंपराएँ जो निभाई मतलब हम बगैर समझे निभाने लगे तो वो अब रूढ़ियाँ बन गई और ऐसे में आँखें तो हमको रहीं, लेकिन हमने दृष्टि बदल ली। तो ऐसी स्थिति में हम जब पढ़ रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, चाहे हमारे घर पे हमें जो संस्कार मिल रहे हैं, स्कूल्स में हम जब जाते हैं, शिक्षा है, ये मल्टी डायमेंशनल है। इसमें किसी एक की मैं ये भी नहीं कहूँगा कि गलती है। सिचुएशन और स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आपके सामने परिस्थितियाँ, वस्तुएँ ऐसी आती जाती हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपमेंट, डेवलपिंग नेशंस, बहुत सारे ऐसे-ऐसे पहलू हैं जिनकी वजह से हम कई बार भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं या हमें लगने लगता है जो हम देख रहे हैं वही जीवन है। तो कई बार जो दिखता है वही सत्य नहीं होता या ऐसा भी कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। इसी चक्कर में सारा कन्फ्यूज़न जो खड़ा होता है, तो डायरेक्शन चेंज होने लगती है। हम जो कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं या शुरुआत से रहे हैं, तो हमारे यहाँ चाहे वो हम उसको ब्रिटिश एरा से कहें या मुगल एरा से कहें या उसके और पहले जाएँ, जैसे-जैसे चीज़ों में मिक्सिंग होता गया, चीज़ों में उसके साथ में लोगों ने उसके सॉफ्ट स्किल्स को चेंज करना शुरू किया, उसके प्रति गलत धारणाएँ शुरू की, तो वो अच्छे से मानना, नहीं मानना, आज अगर हम रक्षाबंधन मनाते हैं या कोई और पर्व मनाते हैं, जन्माष्टमी है, उसके पीछे कुछ न कुछ रीज़न्स हैं, उसके पीछे कुछ न कुछ सांस्कृतिक, धार्मिक, पारंपरिक मान्यताएँ हैं, कुछ साइंस भी है कुछ स्थानों में, कई सारे बातों में। तो जब ये ठीक से नहीं किया जाता है, तो वो समस्या होने लगती है और इसी समस्या के कारण हम उसको उस तरह से समझ नहीं पाते हैं, जैसा उसको एक्चुअली देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके साथ जो एक्चुअल व्यवहार करना चाहिए, हम उससे गलत दिशा में जाने लगते हैं। मुझे जी, यही लगता है। जी सर। सर जैसा कि अभी आपने ये कहा और आपने मेंशन भी किया दैट यू वर्क्ड अंडर रिस्पेक्टेड लेट अनिल दवे सर, हु वाज़ देन द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और जैसा कि आपने कहा उन्होंने नर्मदा समग्र का संस्थापन भी किया और उन्होंने इसी से रिलेटेड एक बात कही कि जैसा आपने बोला कि हम चीज़ों को उस तरह से नहीं देख रहे हैं into a cricket pitch as a river will die due to irresponsible human activities. तो सर इसके बारे में उनका कहने का क्या तात्पर्य था? प्लीज़ हमें बताएँ। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि जब जी। हम परंपराओं को या जो भी हमारी मान्यताएँ हैं, तो उसके जो व्यवहार को ना समझते हुए इन परंपराओं को हमने बिना समझे अगर निभाने की कोशिश की, तो उनका कहने का हमेशा तात्पर्य रहता था कि जब हम किसी चीज़ को जान रहे हैं या देख रहे हैं, तो उसके पीछे का एक विज्ञान है, उसके पीछे कुछ परंपराएँ हैं, उसके पीछे कुछ बातें हैं जो हमें समझना चाहिए। हम बिना जाने कुछ भी कॉपी पेस्ट करने लगते हैं या बिना समझे उसको फ़ॉलो करने लगते हैं, तो कई बार वो केवल आप रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे मूल हुँ, अवधारणा नहीं होती। ये उसी तरह होता है कि आप किसी काम को बिना मन से, बिना दिल से करें, तो वो काम तो हो जाता है, लेकिन उसमें जो आत्मीयता उतरना चाहिए, उसमें जो रिफ्लेक्शन आना चाहिए, सेम जो खाना बनाने के साथ होता है। ये एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो उसके साथ में आप अगर आत्मीयता से खाना नहीं बना रहे हैं, आप अगर किसी को कुछ परोसते वक़्त या उसे देते वक़्त आपके मन में अच्छे भाव नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है या उसके प्रति ऐसा है कि अरे यार क्या कर रहे हैं? तो वो उसे भी आनंद नहीं आएगा, आपको भी मज़ा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जब चीज़ें इस तरह से होती हैं, तो उनका हमेशा कहने का मतलब ये रहता था कि जब सिद्धांत हैं अस्तित्व के, इनको अगर हम बदल के देखने लगते हैं, जब हम जियो और जीने दो की बात करते हैं, उसके स्थान पर ये विकृति जब आ जाती है और ना जीने देंगे, ना जिएँगे, ऐसी स्थिति जब हो जाती है, इसमें परिस्थितियाँ बहुत खराब होती है और व्यक्ति निर्मित जो ये सब समस्याएँ हैं जिसमें हम और भी अ, बातें करेंगे
या लोग पर्यावरण प्रकृति के साथ में नदी के साथ व्यवहार करेंगे, पर्यावरण है जंगल को काटने लगेंगे, प्रदूषण करेंगे, तो ये जो चीज़ें हैं उसको डिटेरियोरेट करती है, खराब करती है। तो यही उनका कहने का तात्पर्य था कि अगर इसी तरह से हम चलते रहें, इसी तरह से पहाड़, पशु, पेड़ अब सब अगर मरने लगे, हम उनको मारने लगे या उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, जंगल कटने लगे, प्रदूषण बढ़ने लगे, तो ये सब खत्म होने लगेगा और ये उसके कारण एक छोटी सी, एक अच्छी बड़ी बहती हुई नदी भी एक छोटे से तालाब का रूप ले लेगी या केवल एक धारा रह जाएगी। यानी सर हम लोगों ने वक्त के साथ साथ धारणाओं को अवधारणाओं के रूप में लेना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट डिटोरिएट हो रहा है। सर, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ नर्मदा समग्र। क्या सोचकर रिस्पेक्टेड अनिल दवे सर ने इसका संस्थापन किया और उनका इसको लेकर क्या विजन था, क्या टारगेट था उनका इसके पीछे? जी, अनिल दवे जी ने 2006-7 में नर्मदा की राफ्ट से यात्रा की। ये 18 दिनों की यात्रा थी और इसी के साथ-साथ उन्होंने कोई भी काम आरंभ करने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए, ये उनकी धारणा थी और ये सामान्यतः प्रैक्टिस भी है कि हम किसी भी चीज़ में जाएँ तो उसे समझें, अच्छे से समझें। चूँकि वो एक पायलट भी थे तो उन्होंने 18-19 घंटे की हवाई यात्रा करके उसे एक एरियल व्यू में भी समझा। साथ-साथ में उन्होंने उसको पैदल चल के, जहाँ तक यथासंभव था पैदल चल-चल के टुकड़ों-टुकड़ों में अलग-अलग स्थानों पे उसके फ़ील्ड में क्या स्थितियाँ हैं उसको समझा और राफ्टिंग के थ्रू जब गए तब 30 से ज़्यादा चौपालें, गाँव-गाँव में बैठना, लोगों से संवाद करना, इस तरह से काम की शुरुआत हुई। और ये शुरू होते हुए थे जब ध्यान में आया कि ये सारा काम जब हम करेंगे तो इसको कैसे करना है। तो इसका एक डिज़ाइन हुआ और उसे नर्मदा समग्र का रूप दिया गया। जब ये देखा गया कि सारे बिंदु आए तो नर्मदा समग्र कैसे काम करेगा, तो नदी केवल बहता पानी नहीं है, ये एक जीवित इकाई है। ये अनिल जी की बहुत ठोस मान्यता थी और ये बात उन्होंने संसद में भी कई बार कही। धीरे-धीरे आज ये बात प्रचलित होने के साथ-साथ स्थापित भी है। कई सारे वैज्ञानिक तथ्यों के साथ-साथ आज कोर्ट में भी कई सारे डिसीजंस ऐसे हुए हैं, चाहे वो उत्तराखंड का कोर्ट का डिसीजन हो या बाकी, जिसमें ये कहा गया है कि नदी को एक जीवित इकाई की तरह देखना चाहिए, उसके आस-पास जो उसके इकोसिस्टम का जो हिस्सा है, उसे उसके बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन की तरह देखना चाहिए। और इसी कांसेप्ट को लेके आगे बढ़ते गए, सारी बातों में से ध्यान आया कि केवल पानी की क्वालिटी के ऊपर बात नहीं हो सकती। अगर हमें नर्मदा से पानी चाहिए, तो पानी तो सबको चाहिए, लेकिन पानी आएगा कहाँ से और कैसे, इसकी चिंता कोई नहीं करता। और जो कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस है उसके थ्रू हम लोग प्रयत्न करते हैं या कोशिश करते हैं, लेकिन क्या उससे समाधान निकलेगा? तो इन सब चीज़ों का उत्तर था कि नर्मदा के प्रति अगर कोई काम करना है या किसी भी नदी के लिए कोई काम करना है, तो उसे समग्रता से देखना पड़ेगा, होलिस्टिकली देखना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच उसके लिए लेना पड़ेगा। और होलिस्टिक में संस्कृति भी आती है, समाज भी आता है। नदी में पानी है, जंगल है, कृषि है, उसके किनारे रहने वाला समाज है, लोग हैं और उनकी मान्यताएँ हैं, इत्यादि ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएँगी, जो उसके छोटे-छोटे इंडिकेटर्स या पैरामीटर्स कहलाएँगे। तो ये सब अवधारणा को लेते हुए 2 बातों पे सबसे पहले फ़ोकस किया गया, नर्मदा में पानी कैसे बढ़े और प्रदूषण कैसे घटे। इन्हीं 2 चीज़ों के आस-पास, क्योंकि ये मूल बात है कि नदी में पानी चाहिए और प्रदूषण कम होना चाहिए। तो प्रदूषण के लिए हम अन्य कारक जो मैंने बताए वो सारे हो सकते हैं और उसके ऊपर काम किया जा सकता है। और ऐसा करते हुए हमने इन 2 पॉइंट्स को लेके एडवोकेसी शुरू की और जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वो उसी के आस-पास डिज़ाइन की। जैसे घाट सफाई, मिट्टी की मूर्ति बनाने का प्रशिक्षण, पीओपी की मूर्तियाँ नदी में विसर्जित होने से रोकने का आग्रह और उसके लिए अलग से कुंड का निर्माण, पौधे लगाना, हरियाली चुनरी का एक कंसेप्ट अनिल जी ने दिया कि कैसे हम देवियों को सामान्यतः चुनरी उड़ाई जाती है। कई सारे इसमें होता है और इसमें विशेष करके नर्मदा जी में भी एक लंबी साड़ी या उसको हम चुनरी कहें, वो ले जाई जाती है 1-1, 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर और फिर उसे नर्मदा जी में छोड़ दिया जाता है। ऐसा कह के कि चुनरी हमने उड़ाई है। पर वो चुनरी नर्मदा जी में जब जाती है, तो वो कहीं न कहीं फँसती है, कहीं अटकती है। कई बार उसमें कुछ केमिकल कंटेंट्स भी होते हैं और भी चीज़ें उसके साथ जाती हैं। तो कम ज़्यादा मात्रा में वो पॉल्यूशन करती है, एक्वेटिक लाइफ़ को हैम्पर करती है। तो उसकी एक कल्पना ये थी हरियाली चुनरी। हम नर्मदा के आस-पास जलग्रहण क्षेत्र में या नदी के किनारे के पास का कुछ क्षेत्र लें और उसमें प्लांटेशन करें। और वो प्लांटेशन जब कुछ सालों बाद हम ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि माई के गले में हरी चुनरी उड़ा दी गई।
और उसके लिए हमें लोकल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, लोकल इंडिजीनियस प्लांट्स, इसके बारे में भी देखना है। हम कोई भी एक्सोटिक ब्रीड लाके कहीं भी कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो इस सारी कल्पना के साथ में पूरा हरियाली चुनरी का एक कंसेप्ट बनाया गया, उसके बारे में बात की गई, उसे लोगों के बीच में लाया गया और ये सब धीरे-धीरे बढ़ा। इसी तरह की हमारी और भी अन्य कई सारी गतिविधियाँ हैं, जो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर फ़ोकस करते हुए काम करती हैं। सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसा आपने कहा कि ये जो हरियाली की चुनरी है, इसका आइडिया आप लोग लेकर आए और लोगों तक भी इसे स्प्रेड किया। क्या लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया? क्योंकि जनरली मैं ये देखती आई हूँ कि जो पहले से चला आ रहा है, जैसे कि आपने अपने एक आंसर में मेंशन भी किया था, वो चेंज करने में लोगों को काफ़ी तकलीफ़ आती है और वो रिलक्टेंट रहते हैं उस चेंज के प्रति। तो क्या लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और क्या इसे और बढ़ावा दिया आगे? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। इस कंसेप्ट के साथ में हमने लोगों से आग्रह किया था कि प्लांटेशन ड्राइव का मतलब ये नहीं है कि हम हज़ारों में पौधे लगा देंगे और बस लगा दिया, ये नहीं है। पौधा बड़ा करना एक बच्चे को बड़ा करने जैसा है और उसकी उतनी ही चिंता करना है, ये अनिल जी कहा करते। तो हमने एक संकल्प के साथ में कि अगर मैं एक पौधा लगाऊँगा, तो मैं एक ही पौधा लगाऊँगा, उसके अगले 3 वर्ष तक मैं चिंता करूँगा। सामान्यतः 3 वर्ष में पौधा अगर जड़ जड़ पकड़ लेता है और एक सामान्य उसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाती है, तो वो एक 3 साल के बाद में खतरे से बाहर हो जाता है, वो नॉर्मल इसमें आ सकता है। तो हमें 3 साल का कम से कम संकल्प लेना है, उस पौधे को बड़ा करना है, मिनिमम 3 इयर्स। उसके बाद आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा है और उस पौधे को लगाने के बाद उसकी सुरक्षा, उसका खाद-पानी, उसकी देख-रेख, ये भी मेरी ज़िम्मेदारी। तो ये व्यक्तिगत रूप से हमने घर-घर तक पहुँचाने का प्रयास किया और जिस तरह से लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, धीरे-धीरे ये स्प्रेड हुआ। हमारी कई सारे कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग स्थानों का चयन करके घाट के किनारे हरियाली चुनरी बुनी, जिसमें 100-100 पौधे लगाए गए 10-15 लोगों द्वारा। उसकी चिंता उन्होंने की, फेंसिंग की, आज भी उसे निरंतर देख रहे हैं। इसी कड़ी में अब मैं बीच के बाकी अगर वस्तुओं को छोड़ते हुए आगे आऊँ, तो रिसेंटली बस परसों ही हमने रक्षाबंधन उत्सव इसमें करते हुए, हम एक रक्षाबंधन उत्सव भी करते हैं, उसी में हमने प्लांटेशन किया। एक स्थान पर 351 पौधे की चुनरी रोपी गई और उसको 251 लोगों ने आकर, हमने उनको आमंत्रित किया। हर किसी ने उस पौधे की पूजा की, उसे लगाया और उसकी देख-रेख करने के लिए संकल्प लिया। साथ में वहाँ 10 कार्यकर्ताओं ने उसकी पूरी व्यवस्था पहले से ही जमा रखी है और अब वो उनको पूरा कैसे केयर कर सकते हैं, अगले 3-4 साल तक उसको करेंगे। हमने एक घर एक पौधा ये कंसेप्ट फ्लोट किया कुछ 1 से 2 साल पहले, जिसमें कोविड की वजह से कई बार हम गैदरिंग नहीं कर पा रहे हैं, साथ नहीं आ पा रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव में जा नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करें? तो हमने ये आग्रह किया कि आप अपने घर में एक पौधा तैयार करिए और उसे अपने घर में लगाएँ। अगर आप एक से ज़्यादा तैयार करते हैं, तो जब ये सब सिचुएशन नॉर्मल होगी और जब बरसात का मौसम होगा, उसे जाके आप कहीं पे प्लांट करिए, उसकी आप पूरी देख-रेख की व्यवस्था जमाइए। तो एक घर एक पौधा बहुत सक्सेसफुली आज हुआ और आज कई सारी जगह पे एक परिवार एक पौधा, एक घर एक पौधा, एक व्यक्ति एक पौधा, इस तरह की छोटी-छोटी, छोटी-छोटी योजनाओं के साथ अलग-अलग कार्यकर्ता अपने स्कीम्स बना-बना कर उसे फैलाते जा रहे हैं और पौधा लगाते जा रहे हैं। और हम लोग मैसिव नहीं करते, मैं फिर से आपको दोहराऊँगा, 1 लगाते हैं अगर या 10 लगाते हैं अगर, तो उसकी पूरी चिंता लेने की पूरी कोशिश करते हैं। उससे ज़्यादा नहीं लगाते जिससे उसका नुकसान ना हो। सर, ये वृक्ष लगाने से, पौधे लगाने से जो आप एक पाथ क्रिएट कर रहे हैं, वो वाक़ई पाथ ऑफ पॉज़िटिविटी है, जो हमारे शो के टाइटल को भी काफ़ी अच्छे से जस्टिफ़ाई करता है और ये काम काफ़ी सराहनीय है सर, क्योंकि जनरली चेंज लोग अपनाते नहीं हैं और यहाँ पे वो और बढ़ावा दे रहे हैं पॉज़िटिव चेंज को, तो ये वाक़ई बहुत बड़ी बात है। सर, मैं आपसे अगला सवाल खेती से रिलेटेड पूछना चाहूँगी कि जैसा कि हम जानते हैं कि खेती में पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का बहुत यूज़ होता है अच्छी फसल के लिए। लेकिन इससे कहीं न कहीं इन द लॉन्ग रन हमारी ज़मीन को और हमारी नदियाँ भी काफ़ी दूषित हो जाती हैं। तो आपके हिसाब से ऐसा कौन-सा सॉल्यूशन हमें अपनाना चाहिए, जिससे हमारी फसल भी अच्छी हो और हमारा कोई नदी दूषित भी ना हो? केमिकल और फर्टिलाइज़र्स, जैसे हम बात करें कृषि में विशेष करके, अब जी। हम इस विषय पे जब आते हैं, तो जब अनिल जी ने अपनी राफ्ट यात्रा की या नर्मदा समग्र की जब स्थापना हो रही थी, उस दौरान और उसके बाद में भी कई सारी ऐसी बैठकों में या लोगों से इंटरैक्शन के दौरान ये ध्यान आया कि नर्मदा में जितने नाले नहीं मिल रहे हैं, ये मैं शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, उससे हाँ जी। ज़्यादा रसायन मिलता है।
और अब तो दोनों चीज़ें हैं साथ साथ में, नदियों में नाले मिलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट मिलता है, एग्रीकल्चर वेस्ट मिलता है। तो एग्रीकल्चर रेसिड्यू, एग्रीकल्चर में स्पेशली केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स बरसात के दौरान जो ढलान वाले क्षेत्रों से, पहाड़ी इलाकों से बह के आ जाते हैं, तो ऐसे में नदी तो पॉल्यूट होती ही होती है। अब अगर आप इसे और भी चीज़ों से कनेक्ट करें, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि कृषि में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, अच्छे भी आए हैं, और समय के आवश्यकता और जैसी डिमांड होती है उस हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, और टेक्नोलॉजी भी एनहांस होती है, साइंस भी एनहांस होता है। तो एक विकास हुआ, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों का अच्छा डेवलपमेंट हुआ। कुछ टेंजिबल बेनिफिट्स हमने देखे, कुछ इंटेंजिबल लॉस हमने देखे, और ऐसी चीज़ें करते हुए हमें ये ध्यान में आया कि केमिकल एंड फर्टिलाइज़र बनता है, तो वो कई बार जितनी मात्रा में डालना चाहिए उससे ज़्यादा डाला जाता है। हो सकता है कई बार आंकड़े जो हैं वो कम हो, क्योंकि कितना परचेज़ किया गया है वो दिखाया जाता है, लेकिन डाला कितना गया है ये हमें पता नहीं होता है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण लालच हो सकता है, दूसरा कारण पड़ोस वाले की फसल ज़्यादा हो रही है तो मेरी क्यों ना होना, और ऐसा करते हुए हम लोग उसको बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करने लगते हैं। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में असर आता है, और कई सारे प्रैक्टिकली लोगों के द्वारा कही हुई बातें अब तो प्रूवन भी हैं, और इसमें कोई विशेषज्ञ होगा तो और अच्छे गहराई में बता सकता है। पानी की मिट्टी की जो पानी परकोलेट करने की कैपेसिटी होती है, वाटर कैरी करने की कैपेसिटी होती है, वो धीरे-धीरे कम होने लगती है। ऐसी सिचुएशन में जब बरसात हो रही है तो पानी ज़मीन में उतर जाना चाहिए, वो उतने समय में ना उतरते हुए ठहर जाता है, थोड़ा ज़्यादा रुकता है, और ऐसा करते हुए ये सब जो है वो मिट्टी को नुकसान पहुँचाता है, फसल को नुकसान पहुँचाता है। इन्हीं केमिकल फर्टिलाइज़र्स की वजह से, चाहे हम उसको कहें कि ये केवल कृषि का नुकसान नहीं कर रहा है, इसमें साथ-साथ में मनुष्य के स्वास्थ्य का, उसकी जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, सॉइल बायोडायवर्सिटी, या उसके आसपास का जो इकोसिस्टम एनवायरनमेंट है खेत के, वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आप उस भूमि को ड्रग एडिक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कोई कंटिन्यूस दवाई या कोई ऐसा ड्रग लेता हूँ, तो मुझे उसको छोड़ने में भी समय लगेगा। तो जैसा आपने कहा कि इसके लिए क्या विज़न हो सकता है, तो ये विज़न तो लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान में ही हो सकता है, क्योंकि आपने अगर किसी को ड्रग एडिक्ट किया हुआ है, इतनी दवाई दी हुई है कि वो दवाई का असर, या उसको नींद की दवाई इतनी खाई है कि नींद जा ही नहीं रही है, तो धीरे-धीरे जाएगी, वो असर भी धीरे-धीरे उतरेगा। तो उसके लिए हमें मन पक्का करना पड़ेगा, जब हम हमारे ऊपर अपनाते हैं। तो ये कंसेप्ट भी आया कि नदी के स्वास्थ्य की बात करना। जब मनुष्य बीमार होता है, तो हम उसके लिए सारे प्रयास कर देते हैं। उसी प्रकार जब भूमि या नदी बीमार होगी तब क्या करेंगे? तो उसके लिए भी कुछ प्रयत्न होना चाहिए। तो हमें उसके लिए मन कठोर करना पड़ेगा कुछ स्थानों पे, कुछ जगह पे कुछ तकनीकें अपनानी पड़ेंगी। हमें ट्रेडिशनल नेचुरल प्रैक्टिसेस, जिसे हम पारंपरिक कृषि कह रहे हैं, या ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, या ऐसी बहुत सारी, हमारे यहाँ पे देश में इतना डाइवर्सिटी है कि कहीं सींग वाली खेती, कहीं कुछ खेती, कहीं कुछ खेती, इतने सारे प्रयोग हैं। आपको जो पसंद पड़े वो कर सकते हैं। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र्स को कैसे रिड्यूस करना, वो स्थानीय स्तर पे, उस जगह पे, मान लीजिए कि कहीं ज़ीरो बजट ज़्यादा अच्छा सक्सेसफुल है, कहीं सिंक खेती ज़्यादा सक्सेसफुल है, कहीं पे कोई अन्य प्रकार की खेती ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसमें से अच्छी बातें उठाएँ। पहले के समय में भी ऐसा होता था, आवश्यकता थी तो शायद उसमें नई टेक्नोलॉजी आई, नया केमिकल फर्टिलाइज़र आया, लेकिन आज हम उस भूमि को ड्रग एडिक्ट कर चुके हैं, उसकी मिट्टी की गुणवत्ता खराब कर चुके हैं, उसके अंदर वाटर कैरिंग कैपेसिटी खराब हो रही है, और वही पानी अल्टीमेटली नदियों में जाता है, क्योंकि भारत की अधिकतर नदियाँ ग्लेशियर फेड नहीं है, वो फॉरेस्ट फेड, रेन फेड है। बरसात से उसमें पानी आता है, जंगलों से, खेतों से होते हुए उसमें पानी आता है। और जब ऐसी स्थिति में हम खेतों को ही इतना खराब कर देंगे, या उसके एक बॉडी पार्ट को, नदी के एक ऑर्गन को हम खराब कर देंगे, तो हम क्या अपेक्षा रखते हैं कि नदी बहेगी तो उसमें क्या बहुत अच्छा सब कुछ बहेगा, वो खुद को ठीक कर लेगी? अगर वो लगातार ऐसा होता रहा तो नदी का जो खुद को ठीक करने का तंत्र है, वो भी धीरे-धीरे खराब होने लगा है। और ये हम कई सारे डेटा के बेसिस पे और फिज़िकली ऑब्ज़र्व करते हुए भी देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें धीरे-धीरे इस दिशा में आगे काम करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है, कई सारे लोग, कई सारी संस्थाएँ प्राकृतिक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग इत्यादि पे काम करने लगे हैं, और ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, और ये सब अब एक हर किसी को लगने लगा है कि मैं कैसे करूँ, इसको क्या करूँ? तो हमने यहाँ इसको इस तरह से फ्लोट किया, अनिल जी ने आग्रह किया सभी कृषकों से कि पहले खुद के घर से आरंभ करिए। कोई भी बात शुरू होगी तो वो मैं से होगी, मुझसे होगी। मैं पहले ये बंद करूँगा तब तो दूसरे को कह सकूँगा कि ये मत करो।
तो मैं से हम और हमसे सब की कड़ी में सबसे पहले अपने घर को रसायन मुक्त करिए। आप अपने घर को केमिकल और फर्टिलाइज़र या रसायन युक्त खाना मत खिलाइए और अपना हेल्थ चार्ट बना के देखिए, आपको साल 2 साल में अंतर दिखाई देगा। आप लोगों को तो जो दे रहे हो वो ठीक है, पर खुद का घर पहले ठीक करिए। जब खुद का घर ठीक होगा तब आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएँगे। तो इसी दिशा में हमको इस तरह से सोचते हुए एक-एक किसान को, एक-एक व्यक्ति को समूह में आना पड़ेगा, मैं से हम की कड़ी में जाना पड़ेगा, तभी हम सबकी दिशा में जाएँगे और सब मिलके कुछ कर पाएँगे। बिल्कुल सर। सर माफ़ कीजिएगा बट मेरे मन में एक सवाल उठा ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्ड को सुन के और पर्सनली सर मैंने ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मँगवाना शुरू करी थी। बट हम लोगों ने देखा कि इन कंपैरिज़न टू नॉर्मल वेजिटेबल्स वो बहुत महँगी आती हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो एक मिडल क्लास इंसान के बजट पे काफ़ी असर पड़ेगा उससे? अ, अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा उस पे नहीं जाऊँगा गहराई में। हाँ जी। मैंने जैसा आपको कहा कि कृषि में कई सारी कृषि के प्रकार हो गए हैं, जिसमें उसे टेक्नोलॉजी कहें या एग्रीकल्चर साइंस कहें या मेथड्स कहें, टेक्निक्स कहें, कुछ भी कहें। तो धीरे-धीरे इसमें भी ऐसा इस तरह का काम हुआ है, और चाहे वो ऑर्गेनिक हो या ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो या और कोई ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हो, समय के साथ उसमें चेंजेस आते हैं। जब हम कोई नई चीज़ करने की कोशिश करते हैं या आप यूँ कहें कि जब हम हमारा हेल्थ ठीक कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा-सा एडिशनल एफर्ट करना पड़ता है और उस दवाई का असर कम करने के लिए या हमारा स्वास्थ्य जी, ठीक करने के लिए। तो हमें बिल्कुल। थोड़ी एक्सरसाइज़ ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ा शायद खाना ठीक खाना पड़ता है और भी 2-4-6 चीज़ें जो हम सामान्य जीवन में करते हैं। तो बिल्कुल। ऐसे में जब हम ऑर्गेनिक पे आए या नेचुरल फार्मिंग में आए, तो हमने इतना ड्रैगेटिक किया हुआ है ज़मीन को कि वो अपने नॉर्मल में भी उतना वो नहीं कर पा रही है। भई जिसे रोज़ क्रोसीन खाने की या इस तरह की दवाई खाने की आदत पड़ गई हो, वो बिना दवाई लिए सो नहीं सकता। उसी तरह ज़मीन को अगर ज़्यादा दवाई की आदत पड़ गई है, तो वो कम दवाई के साथ में काम नहीं कर सकती, उल्टा प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाता है। ये राइट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे में बिल्कुल। जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात आई या दूसरे कृषि तकनीकों की बात आई, तो धीरे-धीरे उसमें आपको ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए आपको समय देना पड़ता है। तो कई बार साल 2 साल तक वो रिकवर नहीं हो पाता। जहाँ पे मान लीजिए 1 एकड़ भूमि में 15 क्विंटल कुछ उपज आ रही थी, वो अचानक से 10 क्विंटल पे, 8 क्विंटल पे आ जाए, तो जो इनकम आप जनरेट कर रहे थे, वो उतने क्विंटल से ड्रॉप हो गया। तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो धीरे-धीरे इस तरह का माहौल बना, और बाकी अब हम पर्यावरण को देखें या बाकी चीज़ों को, बाज़ारवाद तो वैसे भी बहुत हावी है। तो ऐसी स्थिति में बाज़ारवाद में जिस किसी के हाथ में लग जाता है, तो उस चीज़ को बदल देता है। हो सकता है कृषकों को इसमें सीधा इतना बेनिफिट ना होता हो, लेकिन जो व्यक्ति इस बीच में इसको चेंज कर देता है, उसमें होता हो। कुछ लोग ऑथेंटिक और ऑनेस्टली इसको करते हैं, कुछ लोग केवल व्यापार की दृष्टि से करते हैं। तो ये सब अभी एक तंत्र है, एक सिस्टम है, धीरे-धीरे स्ट्रीमलाइन हो जाएगा जैसे-जैसे लोग बढ़ेंगे, जैसे-जैसे काम बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक सामान्य व्यक्ति उसको नहीं कर सकता। जिसके जी। यहाँ पे घर में सक जगह है, वो अपने घर में भी कर सकता है। तो धीरे-धीरे होगा, और ये समस्या ज़रूर है, लेकिन जल्दी सुलझेगी ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर, यानी हमें अभी इस सिचुएशन को विथस्टैंड करते हुए अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए बट अभी ये चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए बिकॉज़ अब चेंज आ रहा है। अगर हमने अभी ये चीज़ छोड़ दी तो शायद जो पॉज़िटिव चेंज आ रहा है वो ना आए। धन्यवाद सर बताने बिल्कुल। के लिए। अब मैं आपसे सर अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आपने कई कॉन्फ्रेंसेज़ और प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो सर आपका क्या मानना है दैट वेयर डू यू थिंक एज़ एन इंडिविजुअल वी आर रिस्पांसिबल फॉर द डैमेज? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका जवाब शायद शुरू करूँगा तो वो हमारे थीम के साथ मैच ना होगा। पॉज़िटिविटी की कोई बात बात नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन सर। जवाब होगा ऐसा कि इसके बारे में हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। देयर इज़ नॉट मच दैट वी कैन डू अलोन अनलेस करेक्ट। ऑल कंट्रीज़ कम टुगेदर एट दिस फॉर दिस ग्लोबल प्रॉब्लम, और इसको ग्लोबल एफर्ट से ही सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जी, ग्लोबल एफर्ट्स पे जाने से पहले, जैसा मैंने इसके पहले कहा कि अनिल जी के शब्द रहे हैं, हमारे सारे कार्यकर्ताओं के लिए मंत्र है, मैं से हम से सब। ये 3 शब्दों को हम पकड़ के हमेशा रहते हैं कि हमें ये काम मुझसे शुरू करना है। तो ग्लोबल लेवल पे जो एफर्ट्स भारत सरकार कर रही है या अन्य देश भी कर रहे हैं, उसके अलग-अलग एग्रीमेंट्स हैं, जैसे अभी पेरिस एग्रीमेंट काफ़ी सुनने में आता है। तो इस तरह की सारी बातों को हम देखेंगे, तो हमें इसमें अपना जो कर्तव्य है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे निभाना चाहिए। हमें हमारा लाइफ़स्टाइल जो लिविंग हमारा स्टाइल है, उस लाइफ़स्टाइल को थोड़ा चेंज करना चाहिए।
अगर हम इनको इस तरह से कनेक्ट करते जाएंगे तो हम लोग इन ग्लोबल कंट्रीब्यूशंस में या भारत के जो नेशनल डिटरमिन गोल्स हैं या पूरे विश्व में जो अलग अलग देश मिलकर करना चाहते हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, क्योंकि हम अगर थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है उसी तरह से हमें बूंद बूंद एफर्ट लगाने हैं। पर ये विषय ऐसा है जिसमें मेरे अकेले के, आपके अकेले के या हम सब मिलके करने लगेंगे तो एकदम असर नहीं आएगा। इसमें पॉलिसी लेवल चेंजेस की बहुत रिक्वायरमेंट है, इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन और इंटरनेशनल लेवल पे उसके कोरिलेशन और इंटर गवर्नमेंटल जो डिसीजंस होते हैं और कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो शायद हम लोग सामान्यतः नहीं देख पाते, समझ पाते हैं। उस स्तर पे इस पर काम होगा तो इस पे काफ़ी अच्छे असर और रिजल्ट्स दिखाई देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर, मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी रिस्पेक्टेड लेट अनिल दवे सर के बारे में, दैट ही फाउंडेड रिवर एम्बुलेंस टू हेल्प पीपल, और आप जी। उनकी लेगेसी को अभी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और मैंने एक और चीज़ इसी से रिलेटेड पढ़ी थी, दैट वाज़ रिवर फेस्टिवल। तो इन दोनों चीज़ के बारे में कृपया आप हमें बताएँ। बिल्कुल। नर्मदा समग्र एक पहल है, एक प्रयत्न है। हम लोग शुरुआत से ही इस बात को लेके चल रहे हैं और हमारे सारे कार्यकर्ता या जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, नदी अनुरागी हैं या लोग जो हैं, वो सब अनिल जी की इस बात को मानते हैं कि हम एक संस्था के रूप में आज स्थापित हैं, चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हम हमेशा एक कड़ी का काम करेंगे। उन लोगों के बीच में जो इस पे काम करना चाहते हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं, जो घाट सफाई कर रहे हैं या पॉलिसी का काम कर रहे हैं, लेकिन उसको जब हम होलिस्टिकली देखते हैं, समग्र वाली बात करते हैं, तो समग्रता के अंदर सब लोग आते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप करेंगे, हर चीज़ मैं करूँगा। कोई व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसका रिस्पेक्ट है, उसको प्रमोट करना चाहिए, उसके साथ में मिलके हमें उसके एफर्ट्स में और हाथ बढ़ाना चाहिए ताकि वो एफर्ट्स बढ़ जाएँ। इस तरह से चीज़ों को लेके चलना। अपनी राफ्ट यात्रा के दौरान उनके कई सारे अलग-अलग अनुभव आए। उन्हीं में से एक अनुभव था रिवर एम्बुलेंस से जुड़ा हुआ। एक छोटा-सा बच्चा वनवासी क्षेत्र में काफ़ी देर से, जहाँ वो रुके थे, उस दिन शाम का समय था, तो वहाँ बहुत देर तक वो रो रहा था और ऐसा लग रहा था कि बहुत पीड़ाग्रस्त है, कुछ समस्या है। तो उन्होंने उसके बारे में जानने की कोशिश की। साथ में कोई व्यक्ति, कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने वहाँ जाके पूछा। फिर बहुत ज़्यादा जब हुआ तो अनिल जी ने भी उसके ऊपर अप्रोच किया कि कैसे है, क्या समस्या है? तो पता चला कि उसे एक छोटा-सा फोड़ा हुआ है, कुछ समस्या हो गई थी और वो जो है वो उस पेन के कारण 2-3 दिन से सो नहीं पाया है, बड़ा परेशान है। तो क्या करें? तो इनके साथ में एक डॉक्टर भी था। उन डॉक्टर को भी वो साथ ले गए, उनसे बात की। तो जब बात की तो डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब ये तो सॉल्व हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ बड़ा मुद्दा नहीं है, इसको अभी ठीक कर देते हैं। उसको बैंडेज किया, उसको फर्स्ट एड जो भी मेडिकेशन किया होगा वो करने के बाद वो बच्चा आराम से सो गया। जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अब वो रो रहा था तो कहाँ ले जाते, हमें तो यहाँ से 3-4 पहाड़ पार करके जाना पड़ता है, करीब 20-30 किलोमीटर की दूरी होती है और इतना पैदल पहाड़ों में चलना ये बड़ा कठिन है। हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई सुविधा ही नहीं है, हम तो ऐसे ही कुछ होता है तो कर लेते हैं। उन्होंने और जब तह में जाके देखा तो आदमी अगर सर्दी खांसी में, बुखार में ही बीमार हो गया तो उसे नर्मदा किनारे लाएंगे, उसके ऊपर प्रार्थना करेंगे, ठीक हो गया तो ले जाएंगे, ज़्यादा बीमार है तो उसको वहीं, उसको नदी में स्वाहा कर देंगे। तो इस ओह! तरह की सिचुएशन उस वक़्त एग्ज़िस्ट करती थी जब उन्होंने देखा कि आज भी ऐसी परिस्थितियाँ हैं तो उसको क्या कर सकते हैं। उसका मूर्त रूप, उस समस्या का समाधान, वो एक रिवर एम्बुलेंस के रूप में आया। भारत की अपने आप में एक यूनिक इनिशिएटिव, जो पहला अपना इनिशिएटिव था कि नदी के अंदर भी कोई एम्बुलेंस चल सकती है। बिल्कुल। और आज जब ये सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र में चल रही है तो ये करीब-करीब 150 किलोमीटर तक स्ट्रेच में फैला हुआ इलाका है, जिसमें डूब जो रिजर्वायर एरिया, डैम के पीछे का पानी जो है, उसमें 3 जिले मध्य प्रदेश के, 3 जिले मध्य प्रदेश के, 1 महाराष्ट्र का और 1 गुजरात का, इतना एरिया आता है। और करीब-करीब 12 से साढ़े 12 या 13 हज़ार की कुछ जनसंख्या है जो अभी भी उन पहाड़ों में रहती है। उन पहाड़ों में रहने वाले जो हैं वो जनजाति क्षेत्र के भील, भिलाला, इस तरह की जनजातियाँ हैं और जो इनके रहने का तरीका है वो उसको कहते हैं फलिया। फलिया मीन्स सेटलमेंट। एक इस पहाड़ी पे, एक उस पहाड़ी पे, कोई उधर है, कोई उधर है। 1-1 किलोमीटर की दूरी पे बसे हुए हैं, आस-पास नहीं रहते हैं, बहुत कम। और ऐसी स्थिति में जब हम लोगों ने भी देखा, मुझे भी जब जाने का मौका मिला देखने का, तो 500-500 फीट ऊँची पहाड़ियाँ, 300-400 फीट ऊँची पहाड़ियाँ और आप एकदम स्टीप
सीधी-सीधी पहाड़ियाँ हैं, जिसको उतरना भी बहुत कठिन है। हम लोग तो कई बार हिम्मत भी नहीं कर पाते, वो लोग वहाँ के रोज़ रहने वाले बहुत कुछ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको स्वास्थ्य में तो सच में बहुत समस्या है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी छोटी-छोटी दुर्गमता की वजह से जो आने वाली परेशानियाँ हैं, वो है। आज भी वहाँ पे बार्टिंग सिस्टम है कई सारे स्थानों पे। आप नमक के बदले तेल एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आप सब्ज़ी उगा रहे हैं, तो सब्ज़ी के बदले कर सकते हैं। ये भी एक क्षण था जब मैंने देखा कि एक महिला केवल 5 टमाटर लेके बैठी, केवल 5, मात्र 5 टमाटर बेचने के लिए, एकदम कड़क धूप में। और जब हम वापस आए एम्बुलेंस के रूट से तो 3 बचे थे, 2 टमाटर किसी ने एक्सचेंज किए होंगे या हुँ। खरीद लिए होंगे शायद। तो ऐसी परिस्थितियाँ देख के उस दिन भी मुझे फिर से लगा कि हमें ये काम अनिल जी ने जो इनिशिएट किया है और हमारे साथ में, मैं ये इसमें अकेला नहीं हूँ, ये एक टीम एफर्ट है। इसमें ये सारी चीज़ें हमारे बोर्ड के द्वारा, हमारे बाकी वॉलंटियर्स जो फुल टाइमर्स हैं या समय देते हैं, जो प्रो बोनो बेसिस पे भी समय देते हैं, वो सब मिलके इसको संचालित करने में, इसे चलाए रखने में अपना पूरा योगदान देते हैं। तो इस एरिया में इस तरह की समस्याएँ बहुत ज़्यादा हैं और रिवर एम्बुलेंस निरंतर हम लोगों ने इस सेवा को जारी रखा है और ये सेवा कार्य हम निःशुल्क से करते हैं। और इसी वजह से इसके साथ और भी कुछ संस्थाएँ और लोग जुड़े हैं, जो हमें अलग-अलग तरह से उसमें सहयोग करते हैं, चाहे वो उन तक कुछ सामग्री पहुँचाने का हो, दवाइयों से संबंधित हो, कपड़ों से संबंधित हो या अब हमने सोलर लाइट्स भी वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इतना दुर्गम क्षेत्र है जहाँ रोशनी नहीं, कुछ नहीं। तो ये एक इनिशिएटिव था जो अनिल जी ने अपनी समस्या के समाधान को एक मूर्त रूप दिया। और दूसरा आपने बोला रिवर फेस्टिवल। तो रिवर फेस्टिवल एक हमारा ऐसा इवेंट है जिसमें हम नदियों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सामान्यतः कॉन्फ्रेंसेस या समिट्स होती हैं, वो एसी कमरों में, बंद कमरों में हो जाती है और हम लोग उसके ऊपर कुछ निर्णय लेते हैं, लेकिन वो नीचे तक जाता है या नहीं ये हमें पता नहीं। मतलब पॉलिसी मेकर डिसीजन ले लेता है। हुँ, कई हुँ। बार चीज़ें हो जाती हैं, उनका हुँ। इंटेंशन अच्छा होता है, लेकिन कई बार हम नीचे से ऊपर तक नहीं देख पाते हैं या उस ऊपर से नीचे तक वो पहुँच नहीं पाता है। तो ऐसी हुँ। स्थिति में नदियों को लेके जब बात शुरू हुई, तो नदियों को लेके ये देश में जो विषय बना, ये नर्मदा समग्र का या विशेष हुँ। करके कहें अनिल दवे जी का ही एक प्रयत्न था कि बहुत से लोग काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक मंच पे लाना, उन्हें जोड़ना और उन्हें एक आवाज़ का रूप देना और उसमें कभी भी अपने आप को आगे नहीं रखना। ये समाज का काम है, ये देश का काम है और ये व्यक्तियों का काम है। ये उनकी एक बहुत विशेषता थी। इसी को एक मंच रूप दिया गया रिवर फेस्टिवल। तो रिवर फेस्टिवल जो है वो नदी किनारे नदी की बात, बंद कमरों में नहीं, नदी के किनारे में हम लोग करते हैं। एक बांद्रा भान होशंगाबाद में जगह है जो पूरा रेतीला इलाका है। वहाँ पे हम 3 दिन के लिए एक नगर बसा देते हैं। 300 से 400 लोग वहाँ पे नदी किनारे रहते हैं और 2 से 3 दिन तक वो नदी किनारे मंथन करते हैं, संवाद करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम नदी से बात कर सकें, नदी से संवाद कर सकें। एक मछुआरे से, एक केवट से लेके, कृषक से, पंचायत के सरपंच से लेके तो सांसद, विधायक, मंत्री तक हर स्तर का व्यक्ति वहाँ पे आता है और वो एक-दूसरे से इंटरैक्ट कर पाता है। वो अपने अच्छे प्रयासों को एक-दूसरे से शेयर कर पाता है। तो एक फेस्टिवल मोड में हम लोग उसे करते हैं, इसलिए रिवर फेस्टिवल दिया गया है। वो कॉन्फ्रेंस भी है, वो समिट भी है, वो एक इंटरैक्टिव सेशन भी है, वो अपने आप में सब कुछ है। तो रिवर फेस्टिवल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इवेंट्स। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास उन्होंने आरंभ किया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्यात हुआ और आज देश में कई सारे स्थानों पर छोटे-छोटे रिवर फेस्टिवल होने लगे हैं, चाहे वो ब्रह्मपुत्र पे हो, चाहे वो नीला नदी पे हो, चाहे वो गोदावरी पे योजना है होने की। इस तरह के छोटे-छोटे फेस्टिवल्स, प्रोग्राम्स नदियों को लेके होने लगे। तो ये आवाज़ जो अनिल जी ने एक मंच पे लाई, ये एक रिवर फेस्टिवल। वाक़ई सर बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बिकॉज़ आई फ़ील कि जब आप नदी के पास रह के उसके बारे में डिस्कस करते हो तो एक अलग ही कनेक्ट बैठता है उसके साथ जी। एंड सॉल्यूशंस भी काफ़ी एफर्टलेसली आ जाते होंगे। सर आपने एक चीज़ बताई अबाउट रिवर एम्बुलेंस। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि जैसे किसी को कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कनेक्ट कैसे करते हैं एम्बुलेंस से? मतलब वहाँ पे कोई मोबाइल फ़ोन्स तो होते नहीं होंगे, आपने कहा बेसिक नीड्स ही नहीं है, तो हाउ डू यू कनेक्ट विद पीपल? बिल्कुल, वहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। इनफैक्ट जी। हम लोग भी जब वहाँ टूर पे जाते हैं तो 2 दिन आउट ऑफ नेटवर्क ही रहते हैं। तो जी। इस वजह से थोड़ी दिक्कत रहती है। इसको लेके अब हम लोग कुछ डिस्कशंस और भी सिस्टम के साथ भी कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट को भी अप्रोच किया है। अब कुछ लोकेशंस पे थोड़ा बहुत नेटवर्क है या कुछ है तो होता है। अब सामान्यतः इस क्षेत्र में कोई भी मेजर इश्यू नहीं होता। मतलब एकदम से कुछ ऐसी हार्ट अटैक हो गया, घटना हो गई,
जो हमें शहरों में देखने को मिलती है। हाँ तो जी। प्रकृति के साथ रहने वाले को इतनी बड़ी समस्याएँ नहीं होती, उनकी समस्याएँ बिल्कुल, छोटी-छोटी बिल्कुल, होती हैं। बिल्कुल। पर फिर भी ये पॉइंट बहुत वैलिड है और इस पे हम लोग भी कार्यरत हैं। उनका एक इंटरनल नेटवर्क भी है जो कन्वे करने का सूचना तंत्र है, वो प्रयास करते हैं। कुछ स्थानों पे एक पहाड़ी पे कहीं पे नेटवर्क मिल रहा है, तो वहाँ से वो कन्वे करने की कोशिश करते हैं। ओके। रही बात एम्बुलेंस के रूट की, तो एम्बुलेंस 5 दिन सप्ताह में लगातार चलती है और उसका अच्छा, रूट फिक्स है। तो रूट फिक्स होने के कारण लोगों को पता है कि किस समय के आसपास एम्बुलेंस किस दिन हमारे घाट पर आएगी। तो ऐसे उसके करीब 40 स्टॉप हैं, तीनों अच्छा। जिलों को मिला के, तो वो सामान्यतः वहाँ आ जाते हैं। रिसेंटली एक केस डिलीवरी का था, एक केस केमिकल किसी बच्चे ने पी लिया था, उसको लेके था। तो उसको तुरंत हम लोग अगर वहाँ हैं तो उसे इमीडिएटली वहाँ से ले जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं किसी नियरेस्ट लोकेशन पे जहाँ से हॉस्पिटल शायद 10-15 किलोमीटर की दूरी पे हो, या वहाँ पे व्हीकल अपना मतलब जो एम्बुलेंस होता है, नॉर्मल हुँ, एम्बुलेंस हुँ। रोड पे चलने वाला, वो आ जाए। तो ऐसे 2 या हार्डली 3 लोकेशंस हैं उस पूरे एरिया में जहाँ से ऐसा हो सकता है। तो हम वहाँ पे अच्छा, उतना कनेक्ट रखते हैं और अब पिछले करीब 8 सालों से हम ये कर रहे हैं, तो एक नेटवर्क बन चुका है। तो अभी तक इस तरह की नर्मदा जी की कृपा से ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या ध्यान में नहीं आई जो इश्यू हो गया हो और नहीं कर पाए हों। लेकिन अभी जी, तक जितना भी किया है वो लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ है और जी। आगे जो चीज़ें हैं इनको सुधार करते हुए सिस्टम या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में उसको करते हुए हम लोग उसे इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं। डे बाय डे अच्छा, उसमें नए-नए चीज़ें भी जुड़ती जाती हैं। अच्छा। सर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी अब और जितने भी मैंने आपके सुने आंसर्स उससे मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि बहुत ज़रूरी है कि हम इन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर जो नदियों के लिए प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रॉब्लम हो रही है, उसके रूट कॉज़ तक जाएँ। एंड मैंने रियलाइज़ किया कि जैसा कि आपने कहा कि हम लोगों की बहुत ट्रेडिशनल थिंकिंग है और वो शुरू हो जाती है ऑब्वियसली हमारे चाइल्डहुड से। तो सर क्या आपको लगता है कि हमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए एट स्कूल लेवल? मतलब हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए जिससे हम बच्चों को इसको सही मायने में लाइक हम लोग थ्योरी में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा इशू है, देयर शुड बी वाटर कंजर्वेशन, देयर शुड बी लैंड कंजर्वेशन लेकिन हम सिर्फ थ्योरी में उसको पढ़ लिया है बच्चों ने। तो ऐसा कौन-सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ऑन स्कूल लेवल जिससे बच्चों को एक प्रैक्टिकल सिनेरियो उनकी आँखों के सामने दिखाया जाए और उन्हें समझाया जाए कि हम इसको कैसे रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट उनको प्रैक्टिकली हम कैसे सिखा सकते हैं? प्लीज़ इस बारे में बताएँ। ये इसको लेकर हम लोग पिछले कुछ समय से प्रयासरत भी हैं और इस पे कार्य भी कर रहे हैं। अपने बच्चों को लेके जैसे हम जल पे नर्मदा जी पे काम करते हैं, तो हमारा एक इनिशिएटिव था वाटर टेस्टिंग प्रोग्राम। ये कंटिन्यूएशन प्रोग्राम था ऑफ रिवर हेल्थ नर्मदा रिवर हेल्थ इंडेक्स इनिशिएटेड बाय अनिल दवे जी। तो इस प्रोग्राम में हमने 100 घाट का चयन किया, सिलेक्शन किया। 100 घाटों के किनारे 100 स्कूल लिए और उन 100 स्कूलों में वाटर टेस्टिंग प्रोग्राम चलाया। वाटर टेस्टिंग में उन्हें बेसिक टेस्टिंग जो है वो सिखाई, क्योंकि कई सारे स्थानों पे स्कूल्स में लैब भी नहीं है, ग्रामीण राइट, क्षेत्रों में, तो उन्हें ये पता राइट, नहीं होता कि पीएच क्या है, कंडक्टिविटी क्या है या हार्डनेस क्या होती है। तो ये बेसिक अवेयरनेस, साइंस के साथ बेसिक कनेक्ट, नदी पानी के साथ में उसका कैसे साइंस है उसका, उसके पीछे क्या विज्ञान है, और वो समझते हुए उसे ये ध्यान में आता है कि अगर हार्डनेस बढ़ रही है, कैल्शियम बढ़ रहा है, सॉरी, हार्डनेस बढ़ रही है या फिर टर्बिडिटी बढ़ रही है, तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, प्रोबेबल रीज़न्स क्या हो सकते हैं। उसमें से उन्हें ये भी ध्यान आता है कि हम अगर ज़्यादा एक्सेसिव केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं या हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, यहाँ का जो इकोसिस्टम है, उसमें ही ये पाया जाता है। जैसे कई स्थानों पे पानी में कहा जाता है कि आप यहाँ नहा लें तो आपकी त्वचा का कोई रोग होगा तो ठीक हो जाएगा। तो वो पानी नहीं है, वो पानी तो H2O होता है। पानी के राइट। साथ में कुछ तत्व आ रहे हैं, जिसे हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें या नेचर में देखें, तो वो वहाँ पे उतना एनहांस्ड है, उसमें वो चीज़ ज़्यादा है, इसलिए आपके स्किन के साथ में वो रिएक्ट करके उसे ठीक करे। इसी प्रकार हमने छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ को प्लान आउट किया, आगे बढ़ाया। इको दोस्त अभी एक हमने कांसेप्ट शुरू किया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोज़ भी दे सकते हैं। इसमें बच्चों को इको हम प्रेरित कर दोस्त, रहे हैं, इको दोस्त। बच्चे ओके। बच्चों की भाषा में दोस्त सामान्यतः बोलते हैं, जी, तो बिल्कुल। वो इकोलॉजी से या एनवायरनमेंट से जुड़ा है, तो इको दोस्त, इको जी, फ्रेंडली एक्टिविटीज़ करता है घर में। अपने घर का कचरा बाहर नहीं जाने देता है, अपने घर का जो गीला कचरा है उसका कंपोस्ट बनाता है, घर में सबको जी, प्रेरित करता है और इको ब्रिक्स बनाता है। प्लास्टिक वेस्ट जो है, सूखा प्लास्टिक जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उसे बॉटल्स में भर के वो इको ब्रिक की कल्पना करता है, उसे बनाता है, पौधा लगाता है घर में।
ऐसी छोटी-छोटी इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ अगर घर में करते हैं, पक्षियों के लिए खाना रखना, पानी रखना, पशुओं की चिंता करना, तो वो इको दोस्त की श्रेणी में आ जाता है। तो हम लोगों ने ये अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है और इसे कर रहे हैं। और रही बात जैसे एजुकेशन की, तो उसमें तो बहुत सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स भी हैं जिसमें छोटी-छोटी योजनाओं के अंतर्गत उन्हें उसके प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। लेकिन इसे एक्सटेंसिव लेवल पे लेना चाहिए, बच्चों को इस तरह की को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में जोड़ना चाहिए जिसमें पर्यावरण के साथ, नेचर के साथ संवाद हो। हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, वन विभाग भी करता है। अनुभूति नाम से एक प्रोग्राम चलाता है, इसमें बच्चों को वन में ले जाया जाता है। तो ऐसे और भी जगह पे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, हाँ, इसकी व्यापकता कम हो सकती है, तो हमें इसकी व्यापकता को बढ़ाना चाहिए, हमें इसके अंदर अपने घर के स्तर पे भी करना चाहिए। मैं से हम और हम से सब वाली कड़ी में ये श्रेणी आती है और बच्चा जब अभी से शुरू करेगा, देखने लगेगा, तो उसका एक बेस बन कनेक्ट होगा जाएगा। एनवायरनमेंट के जी, साथ जी। और वो आगे चल के उस चीज़ को सेंसिबली देखेगा। वो ऐसे जी, नहीं देखेगा कि हाँ, ठीक है, कोई पेड़ है, काट दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रास्ता है, बनाना है। राइट। नहीं, नहीं, वो बोलेगा इसे रोकना है और इसका कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन होगा, वो प्लानिंग वैसी करेगा। तो उस लेवल पे हमें जाना पड़ेगा और अच्छी बात है कि मुझे लगता है कि नया जो करिकुलम है या जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, उसमें इन सब चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। 3H वाला जो कांसेप्ट है गांधी जी का, हैंड, हार्ट एंड हेड, उस चीज़ को हुँ, उसमें जोड़ा जा रहा है। तो उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ेगा। लोग उसे उस आत्मीयता और उसको जोड़ के देखने लगेंगे। तो जब आप खुद करते हैं, उसे प्रैक्टिकली फ़ील करते हैं, तो फ़र्क पड़ता है। तो राइट। मुझे यही लगता है कि इसकी व्यापकता बढ़ाना और इसमें करना। बिल्कुल, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आपने जो भी हम लोगों को गाइडेंस दिया है, नॉलेज दिया है अबाउट हाउ कैन वी प्रिज़र्व एनवायरनमेंट और क्या-क्या अभी चल रहा है और क्या होने की ज़रूरत है, वो वाक़ई मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और वो भी उससे काफ़ी जानकारी ले पाएँगे और इसमें एनवायरनमेंट को कंज़र्व करने के लिए आगे काम कर पाएँगे। थैंक यू सो मच सर फॉर द मच नीडेड गाइडेंस टुडे। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच और मैं आखिरी में एक ही विनती करूँगा कि अभी जहाँ-जहाँ गणेश जी हम सबके घर में बैठते हैं, तो जी, हमारा इनिशिएटिव है आओ बनाएँ अपने हाथों अपने श्री गणेश। तो प्रयास करें कि हम अपने हाथों अपने घर के श्री गणेश बनाएँ, अपने बच्चों द्वारा बनाएँ। घर में मिट्टी के गणेश स्थापित करें और विसर्जन नदियों में सीधे करने से बचें, पीओपी की मूर्तियाँ लेने से बचें। और आगे भी बिल्कुल, पर्यावरण के लिए इसी तरह सब लोग आप काम करें। मैं भी यही आग्रह करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप बिल्कुल। लोगों का। धन्यवाद सर। इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक ख़्याल रखिए, खुश रहिए, प्यार बाँटिए। धन्यवाद।